हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था फोर्सेस के बारे में। तो हम लोग ने कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन के बारे में हम लोग ने बात की। ठीक है, अब हम लोग कुछ और बात करते हैं फोर्स से रिलेटेड। जैसे मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लगेगा? इसका वेट, इसका कुछ वेट है और उस वेट की वजह से अर्थ इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी W। ओके, अब अर्थ इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स W लगा रही है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा है, ये रेस्ट पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस टेबल पर ये ब्लॉक रखा है वो टेबल इस ब्लॉक को ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगी, जो हमने बताया था पुश करता है और ऑब्जेक्ट सरफेस पर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इस पर दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट का वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसका मतलब इस पर जो टोटल फोर्स है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इस पर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये हुआ कि ये जो वेट है जो डाउनवर्ड लग रहा है और ये जो नॉर्मल फोर्स है ये अपवर्ड लग रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में क्या होने चाहिए? इक्वल, यानी कि M इक्वल टू क्या होगा? W। तो नेट फोर्स क्या हो जा रहा है? जीरो। वेट W इज कैंसिल्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स M। ओके, तो नेट फोर्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या है? अगर हम बैलेंस फोर्स को डिफाइन करें तो व्हाट इज बैलेंस फोर्स? तो बैलेंस फोर्स क्या है कि इफ टू आर मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड नेट फोर्स इज जीरो, देन फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो W है और N है ये क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। अच्छा, दूसरे फोर्स, अब दूसरा एक ऑब्जेक्ट की बात करें। इसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम इधर एक फोर्स लगा दें तो क्या होगा? ये W और ये N एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, लेकिन अगर ये फोर्स F हम इस पर लगा रहे हैं तो इस फोर्स को कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। अगर इस फोर्स को कोई कैंसिल नहीं कर रहा है तो इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी कि नेट फोर्स जीरो नहीं। तो इस कंडीशन में ये जो फोर्सेस हैं इनको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो वो कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब if two are more than two forces acting on object and net force is not zero, then forces are said to be unbalanced force। क्या बोलेंगे हम? unbalanced force। बात समझ में आ गई? बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। चलो, तो ये था बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। दो टाइप के फोर्स होते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अगर नेट फोर्स जीरो है तो बैलेंस्ड और नेट फोर्स जीरो नहीं है तो अनबैलेंस्ड। अब हम लोग बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स के बारे में। अगर हम बात करें ये
क्या है? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? नेट फोर्स अगर जीरो नहीं तो अनबैलेंस फोर्स हो गया। तो अनबैलेंस फोर्स क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप मतलब रेस्ट पर है, तो अगर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो मूव कर जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो विद द हेल्प ऑफ अनबैलेंस फोर्स वो क्या हो सकता है? रेस्ट पे आ सकता है। अनबैलेंस फोर्स से स्पीड चेंज हो सकती है, अनबैलेंस फोर्स से स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो ये बात थी अनबैलेंस फोर्स। अगर हम बैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो अगर हम इस पर एक फोर्स लगा दें, ये क्या हो गया? बैलेंस फोर्स हो गया। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? अगर ये रेस्ट पे है तो क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है? तो आंसर है नहीं आ सकता है। अगर इसकी स्पीड है तो क्या इसकी स्पीड चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो बैलेंस फोर्स कुछ नहीं कर सकता है, न स्पीड को बढ़ा सकता है, न स्पीड को घटा सकता है, न स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ना ही रेस्ट से मोशन में आ सकता है ऑब्जेक्ट, ना ही मोशन से रेस्ट में आ सकता है। तो बैलेंस फोर्स, तो इसका मतलब बैलेंस फोर्स कुछ नहीं कर सकता है। तो बैलेंस फोर्स पढ़ने का क्या मतलब? बैलेंस फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। बैलेंस फोर्स तो ऑब्जेक्ट को बैलेंस रखता है। तो ऐसा नहीं। अगर इस चौक पर अगर हम एक फोर्स इधर लगाए, एक फोर्स इधर लगाए, तो ये बैलेंस फोर्स होगा, ठीक। तो ये चौक क्या है? रेस्ट पर है। इस फोर्स को अगर हम दोनों फोर्स को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? अभी रेस्ट पे रहेगा। लेकिन अगर हमने फोर्स को बहुत ज़्यादा लगा दिया तो ये ऑब्जेक्ट बीच से क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? इसको ब्रेक कर सकता है। अगर हमने इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दिया तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ पर। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ कम है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकता है या उसकी शेप को चेंज कर सकता है। जैसे अगर एक रबर बॉल है, उसको हम ऐसे पुश करें तो क्या होगा? हमने नेट फोर्स क्या है? जीरो है। नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि उसकी शेप चेंज हो सकती है। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये बैलेंस फोर्स ही तो क्या कर सकता है? अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? इस बारे में हमने जाना। तो ये तो फोर्सेस के बारे में था। ठीक है, अब हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने 3 लॉ मोशन के दिए। तो हम पहले लॉ की बात करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इससे पहले एक साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल, उन्होंने एक बात कही। वो बात ये थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसका मोशन मेंटेन नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे एक साइकिल चलाई जा रही है और साइकिल पर अगर हम पैडल मारना बंद कर दें तो कुछ देर के बाद साइकिल जो है वो जा कर के रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है? तो उसका कंक्लूजन ये निकला कि हमने पैडल मारना बंद कर दिया। पैडल मारना बंद करने का मतलब कि हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया, और फोर्स नहीं लगा रहे हैं इसलिए साइकिल कुछ देर के बाद जा कर के रुक जाएगी, ठीक। फिर एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट पर एक ग्लास टॉप, यानी कि ग्लास टॉप की बात इसलिए कर रहे हैं हम कि वो स्मूथ है। स्मूथ का मतलब उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं। एक बॉल को एक h हाइट से छोड़ा, जब h हाइट से छोड़ा तो ये नीचे गिरा
यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, और जब ये बॉल नीचे गिरी तो नीचे गिरने के बाद फिर ये ऊपर चली। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया कि जितनी हाइट से ये नीचे आया है ये इतनी हाइट तक ऊपर चला गया। मान लेते हैं इसकी हाइट ये है एच हाइट, तो ये बॉल यहाँ तक पहुँच के रुक गई। रुकने के बाद फिर वो नीचे आई वो अलग बात है, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट केवल यही करते हैं कि कहाँ तक ये कितनी हाइट इसने ट्रेवल किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से, गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि ये जितनी हाइट से नीचे गिरेगा उतनी हाइट तक ऊपर जाएगा। अगर हम फ्रिक्शन मतलब बहुत स्मूथ है तो फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? चलो फिर क्या किया गैलीलियो ने, इसके इंक्लिनेशन को धीरे धीरे कम करते हैं। तो कम करने से क्या हो गया, अब इसकी इंक्लिनेशन को हमने 30 डिग्री कर दी, पहले 45 माने था, तो ये एच हाइट तक ऊपर गया, बॉल यहाँ पे जाकर गिरी। तो जैसे जैसे इंक्लिनेशन को हम कम करते जाएंगे तो इतनी सर्टेन हाइट कवर करने के लिए ऑब्जेक्ट ये इंक्लिनेशन वाली जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा कवर करेगा। बात समझ में? तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हम इसके इंक्लिनेशन को 0 कर दें तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट उस हाइट तक जाने के लिए क्या करेगा, चलता रहेगा। तो कब तक, ये तो अगर ये 0 इंक्लिनेशन हो गया तो ये हाइट पर तो कभी पहुंचेगा नहीं, और अगर ये हाइट पर नहीं पहुंचेगा तो ये बॉल इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। और जब ये इंक्लिनेशन अगर 0 कर दिया, सेकंड पिक्चर हम बनाते हैं, इंक्लिनेशन क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। अब अगर ये बॉल नीचे आकर के चल रही है तो फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गैलीलियो ने ये कंक्लूजन निकाला कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वास्तव में किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं साइकिल वाले एग्जाम्पल पे कि पैडल मारना बंद करने के बाद साइकिल कुछ दूर के बाद क्यों रुकती है। तो उसका रीजन ये है कि जब साइकिल रोड पर चलती है तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगता है, व्हील और रोड के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से साइकिल की स्पीड धीरे धीरे घटने लगती है और घटते घटते 0 हो जाती है, और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद साइकिल रुक जाती है, यानी कि उस पर फोर्स लग रहा है। पैडल मारने से क्या हुआ, जितना फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स पैडल से हम इधर लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स, और फोर्स 0 हो गया तो साइकिल का मोशन मेंटेन है। अब साइकिल लगातार यूनिफॉर्म मोशन में चलती, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन पाथ, तो यूनिफॉर्म मोशन में साइकिल लगातार चलती है। तो अगर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, और अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा। इसी गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया, और न्यूटन ने अपना पहला लॉ क्या दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, उस पर नेट फोर्स 0 होता है। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चलेगा। बस समझ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट are moving with constant speed in the same direction, then net force on object is
0। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट